हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हालांकि जब बॉन्ड का कैटेगराइजेशन किया था, एटेक्शन को क्लासिफाई किया था, वहाँ पर मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड इसके बारे में बताया था। आज उसकी थोड़े और डिटेल देखते हैं और उसकी एप्लीकेशन देखेंगे। सबसे पहले बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसकी डिस्कवर किसने किया था और किसने इसके बारे में बताया था? साइंटिस्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो इसे बताया था बेटा लेटिमर और रोडेनबुश, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। किसने बताया था? लेटिमर एंड रोडेनबुश। इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके बारे में डिटेल से डिस्क्राइब किया था। और देखो इन्होंने क्या बोला था कि हाइड्रोजन जब इस टाइप का कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में प्रेजेंट हो, तो यहां पर आप देखोगे एक्स है, ये कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसके बारे में बता भी दिया था, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हो, 3 और 3 से ज्यादा हो उस कंडीशन में, और साइज क्या हो, स्मॉल, उस कंडीशन में आप देखते हो। और ये जनरली किसकी मिलती है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इस कंडीशन में बेटा हम ये देखते हैं कि यहां पर जब दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड था, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे। तो जो एक्स है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव, और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो यहां पर हम देख रहे हैं एक्स एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, हाइड्रोजन इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो यहां पे बेटा आप देखोगे ये इस टाइप से जुड़ रहे हैं, HX HX HX। तो यहां पर क्या होगा? ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां पर आ रहा है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, इस टाइप से आ रहा है, एक टाइप से डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है, और इस एक फिजिकल अट्रैक्शन है, इस फिजिकल अट्रैक्शन का नाम ही क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी ये सब हम बता चुके हैं आपको स्टार्टिंग में जब क्लासिफिकेशन करवाया था वहां पे। तो आपको ये बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन से एलिमेंट्स कर सकते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है और साथ में साइज में वो स्मॉल होते हैं, ठीक है? जैसे बेटा मैं बात करूं, आपको ये भी बताया था sp हाइब्रिड कार्बन कैन ऑल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब बता चुका हूं मैं फिर से लिख देता हूं। sp हाइब्रिड कार्बन ऑल्सो कैन फॉर्म, या कार्बन कैन फॉर्म H बॉन्ड। क्यों? क्योंकि sp हाइब्रिड कार्बन होता है, sp हाइब्रिड कार्बन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.29 होती है, 3 से ज्यादा हो जाती है। बताया था ना, एस करेक्टर बढ़ने के साथ साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो सिंपल सा तरीका है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन। बॉन्ड वर्ड आते हैं आपको माइंड में क्या आना चाहिए? अट्रैक्शन। और हाइड्रोजन अट्रैक्शन कब शो करता है? जब उसको फोन मिल जाता है। तो बच्चों के पास पहली बार फोन आता तो क्या करते हैं? अट्रैक्शन की कोशिश करते, फेसबुक बनाते, ट्विटर पर अकाउंट बनाते, पता नहीं आजकल तो कौन कौन से ऐप चल रहे हैं, कहाँ कहाँ पे अकाउंट बना लेते हैं। तो वैसे देखो इसको भी क्या मिल रहा है हाइड्रोजन का? फोन मीन्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, साइज में स्मॉल होते हैं, इसलिए क्या करेंगे? एक फिजिकल अट्रैक्शन शो करते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस टाइप के एलिमेंट्स करते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है और स्मॉल साइज होती है? तो लिख देता हूं मैं, those elements which have high electronegativity, and they are small in size, form हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दोज एलिमेंट्स विच हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसे एलिमेंट्स जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है एंड स्मॉलर इन साइज, या दे आर स्मॉल इन साइज, और वो साइज में क्या हो? स्मॉल, तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। या बेटा ये कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करी जाए कि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी साइज। तो ये कह सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड
स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, En के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज, और ये साइज इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी साइज। क्लियर? तो इसके बेसिस पे हम देखते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी सबसे ज्यादा, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। हालांकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऑलमोस्ट इक्वल टू नाइट्रोजन, बट साइज बड़ा होने के कारण न्यूक्लियस है उसकी शेड इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस बढ़ जाती है, और दूरियां बढ़ने के साथ में अट्रैक्शन कम होगा, तो यहां पर डेवलप्ड चार्ज कम होगा, डेवलप्ड पार्शियल चार्ज कम होने से अट्रैक्शन फोर्स भी डिक्रीज हो जाता है। तो ये क्लोरीन भी कर सकता है कुछ केस में, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कुछ पार्टिसिपेट करता है, जिसको एग्जांपल के थ्रू बताएंगे भी, लेकिन आप यहां पे लिख लेना ये नेग्लिजिबल होता है, इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल क्या होती है, ड्यू टू बिगर साइज ऑफ क्लोरीन, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की लार्ज साइज के कारण। तो बेटा एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड इसको मैं कैटेगराइज करूंगा। ये सब मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन किया था, वहां पर फिजिकल बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल बॉन्ड होते हैं। वंडरवॉल को तो मैंने कंप्लीट कर दिया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके बारे में भी थोड़ा बताया था, आज थोड़ा और मैं उसको डिटेल में बता देता हूं, एप्लीकेशन वगैरह नहीं बताया था, तो इसके लिए ये वाला पॉइंट आज मैं करवा रहा हूं आपको। तो आपको ये बताया लेटिमर और रोडेबुस ने इसके बारे में बताया था, जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कौन सा, फोन, उनको फोन मिलते ही क्या करता है, अट्रैक्शन शो करता है, इसी का नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है, या ये कह सकते हो ऐसे एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 से ज्यादा हो, 3 और 3 से ज्यादा हो, यानी हाइड्रोजन ऐसे एलिमेंट से अटैच है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 एंड मोर देन 3, देन इट कैन फॉर्म ए फिजिकल अट्रैक्शन विच इज नॉन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। नोट कर लीजिए, फिर इसके टाइप बताते हैं, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। नोट कर लिया? अब देखो इसको कैटेगराइज करते हैं, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मिटा दे। देखो दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक तो होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको कैटेगराइज करके बता रहे हैं, दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को। हाइड्रोजन बॉन्ड डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज, कौन कौन सी होगी, एक तो होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरी होती है इंट्रामोलिकुलर, सेकेंड वन है इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों के बीच में डिफरेंस देखिएगा कि इंटरमोलिकुलर में क्या होता है और इंट्रामोलिकुलर में क्या होता है। इंटरमोलिकुलर यानी दो मॉलिक्यूल के बिटवीन, इंट्रा मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल, और यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस बिटवीन 2 एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के 2 एटम्स के बीच में होता है, और यहां पर क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। लिख देता हूं, इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल, बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। सेकेंड है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पे क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस बिटवीन 2 एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल, लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस बिटवीन 2 एटम, बिटवीन 2 एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के 2 एटम के बीच में जब बॉन्डिंग होती है तो उसको क्या बोल दोगे आप, इंट्रामोलिकुलर, और 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है तो इसको क्या बोल दोगे, इंटरमोलिकुलर।
तो यहां पर इंटरमोलिकुलर दो मॉलिक्यूल, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल, इसके बीच में हो रही है, तो मॉलिक्यूल का क्या होगा, अट्रैक्शन होने से एक दूसरे के पास में आएंगे, तो इसको क्या बोल लेते हैं, एसोसिएशन, यानी वो एग्रीगेट होते जाते हैं, एसोसिएटेड होते जाते हैं। तो ये बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इज टेक प्लेस, जबकि यहाँ पर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन नहीं होगा, एक ही मॉलिक्यूल है, इसी के बीच में हो रहा सब, दूसरे के साथ में कोई मतलब ही नहीं है। तो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर एसोसिएशन टेक प्लेस, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन टेक प्लेस। और इसके अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन नॉट पॉसिबल, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इज नॉट पॉसिबल। यहां पर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन पॉसिबल नहीं है, यहां पर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो जाता है, यहां पे मॉलिक्यूलर एसोसिएशन नहीं है। मॉलिक्यूलर एसोसिएशन मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में मिल रहे हैं ऐसे आपस में, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन हो रहा है तो दूसरे के साथ में है ही नहीं, एक ही मॉलिक्यूल उसके एटम के बीच में हो रहा है, तब तो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन नहीं होगा। देखो एग्जांपल से बता रहा हूं, जैसे एग्जांपल है HF है, HF, ये दूसरे HF के साथ में ऐसे सॉलिड ले रहे हैं हम, हालांकि लिक्विड के स्ट्रक्चर में अलग बनती है, वो मैं एप्लीकेशन में समझाऊंगा। कई बच्चे बोले सर जिग जैग वाली तो नहीं बताई, अभी बताएंगे, रुको रुको थोड़ा ठहरो, ठीक है। HF यहां पे देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पर क्या ये एक मॉलिक्यूल है HF, यहां पे ये दूसरा मॉलिक्यूल है HF, तो यहां पर दो मॉलिक्यूल के बिटवीन है, तो उसको क्या बोल दोगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहां पर दो मॉलिक्यूल के आपस में क्या हो रहे हैं, अटैक्ट हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलोगे, एसोसिएशन, ठीक है। फिर देखो HF की बताइए, ऐसे वाटर में देख लेते हैं। सर केज लाइक स्ट्रक्चर बनाओगे क्या, बनाएंगे, अभी रुको थोड़ा ठहरो, सब्र तो कर मेरे यार, थोड़ा सा सब्र करो, एप्लीकेशन में बताएंगे। फिर देखो यहां पर अमोनिया, अमोनिया के अंदर भी ऐसा होता है, ऐसे बॉन्ड फिश लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे हो गई, और आगे से आगे होता जाता है बॉन्ड फिश स्ट्रक्चर, सॉरी फिश बॉन्ड स्ट्रक्चर। आपने मछली देखी है, जल की रानी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो देखो बेटा यहां पर मछली को देखोगे, तो मछली को देखोगे, उसकी बोन देखोगे तो इस टाइप की बोन दिखाई देंगे, इसलिए इसको बोल देते हैं फिश बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और बताएंगे, इसके और एग्जांपल भी लेंगे। इधर बता देता हूं मैं, इंट्रामोलिकुलर, जैसे मैंने लिया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये होता है फिनॉल, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो यहां पर देखो एक ही मॉलिक्यूल के पार्ट है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके बीच में अट्रैक्शन हो जाता है, तो इसको क्या बोल दोगे, इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अगर बेटा पैरा आ जाए तो इधर नीचे तक दिखाई दे रहा है, मैं एक बार देख लेता हूं, उसको भी बता देता हूं, फिर थोड़ी सी जगह की कमी है, चलो मैं इधर से लिख देता हूं। पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है तो क्या होता है, पैरा पोजीशन पे ऐसे अट्रैक्शन बेटा ऑर्थो वाला ही करेगा, OH है, ये NO2 है, मैं ऐसे बना देता हूं, फिर दूसरे का ये OH आएगा, पैरानाइट्रोफिनॉल। तो पैरानाइट्रोफिनॉल है, उसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी, इंटरमोलिकुलर, और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, उसमें क्या होगी, इंट्रामोलिकुलर। तो आपसे ये पूछा गया कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में मॉलिक्यूलर एसोसिएशन किसमें होगा, दो मॉलिक्यूल आपस में कब जुड़ेंगे, जब पैरा वाला, ऑर्थो में तो क्या होगा, एक पे जुड़ रहे हैं, ठीक है। एक और बता देता हूं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड,
यहां पर भी क्या हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो इसका नाम होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, कौन कौन सी होगी, इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर। इंटर दो के बीच में, दो, एक ये मॉलिक्यूल एक ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, इंटर। तो यहां पर दो जुड़ रहे हैं तो क्या होगा, मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं, एग्रीगेट हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होगा। ये एक है, इसी के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है ऐसे, ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो गया ऐसे ऐसे, तो दूसरे मॉलिक्यूल का कोई रोल ही नहीं है, तो यहां पर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन नहीं होता। नोट कर लीजिए, नोट कीजिएगा इसको। फिर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल है, इसके बेसिस पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया, मिटा दे, देखिए आगे। देखो मैं लिख रहा हूं कुछ प्रॉपर्टीज, इधर लिख रहा हूं प्रॉपर्टीज, इधर आएंगी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। फिर पहले मैं ले लेता हूं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा ले लेता हूं मैं इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसका एग्जांपल, पहली प्रॉपर्टी में एग्जांपल से बता रहा हूं, पहला एग्जांपल आपका, ठीक है, एग्जांपल है। जैसे अभी हमने देखा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, तो इंटरमोलिकुलर क्या होगा, दो मॉलिक्यूल कब जुड़ेंगे, जब वो कौन सी पोजीशन पे, पैरा, क्योंकि पैरा में डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, आपस में नहीं जुड़ते, ऑर्थो वाले ही आपस में जुड़ते हैं, तो ये क्या होगा, पैरानाइट्रोफिनॉल। एग्जांपल है पैरानाइट्रोफिनॉल। स्ट्रक्चर वगैरह हम बना चुके हैं, अभी बनाई थे, ठीक है, आप अपने से बनाओगे यहां पे। इंट्रामोलिकुलर में क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में प्रॉपर्टी लिख रहा हूं मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन किसमें होगा, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन पैरा में होगा या ऑर्थो में होगा, तो पैरा में बेटा क्या होता है, पैरा पोजीशन पे है, तो पैरा वाला क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, और जहां पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वहां पर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है, तो ये ऑर्डर होगा, पैरा का ज्यादा होगा ऑर्थो से। दूसरी बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, जिसमें मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो आप बताओ मॉलिक्यूलर एसोसिएशन की बात करें तो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन है यहां पे किसका ज्यादा हो रहा है, ऑर्थो का ज्यादा होगा या फिर पैरा का होगा, बताओ किसका होगा, पैरा का, पैरा का हो रहा है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा होगा, पैरा का। ऐसे मैं बात कर रहा हूं एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा और ऑर्थो में किसकी ज्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ। बेटा पैरा वाला का तो एक साइड का OH तो फ्री रहेगा, लेकिन ऑर्थो में क्या होगा, ऑर्थो वाला तो खुद के साथ ही कंबाइन हो जाएगा, तो H+ फ्री नहीं होगा, इसमें तो टर्मिनल वाले की तो फ्री रहेंगे ना, तो इजीली H+ किसमें मिलेगा, पैरा में, ऑर्थो वाला तो खुद के साथ में एसोसिएट हो गए। फिर मैं बात कर रहा हूं वेपोराइजेशन, 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 इजीली वेपर का फॉर्मेशन कौन करेगा, जहां पे अट्रैक्शन कम होता है, अट्रैक्शन किसमें कम होता है, ऑर्थो में, तो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन देखा जाता है, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में अट्रैक्शन ही कम हो उसके बीच में, तो इजीली वेपोराइज हो जाएगा, यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्स होता है ना। और जिसका वेपोराइजेशन ज्यादा होता है उससे अप्लाइड प्रेशर भी ज्यादा होता है, जिसका नाम होता है वेपर प्रेशर, 5 है वेपर प्रेशर,
वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? वेपर प्रेशर भी ऑर्थो का ही ज्यादा होगा। फिर बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो बेटा पैरा है वो दोनों साइड से सॉल्युबल होगा, जबकि ये तो खुद के साथ में अट्रैक्शन कर लिया। वाटर में सॉल्युबिलिटी कब बढ़ती है? जब उसके साथ में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बढ़ जाए। तो ये तो खुद के साथ में बॉन्ड बना रहा है, तो ये फ्री नहीं रहेगा, इसलिए किस में ज्यादा रहेगा? पैरा में। और जिसमें सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होगी, ज्यादा सॉल्युबल होगी, तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। तो 7 नंबर देखते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होगी? पैरा और ऑर्थो में पैरा की ज्यादा होगी, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है तो विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। तो ध्यान में रखना, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर में 2 एग्जांपल के बेसिस पे बताया, पैरानाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए और करते हैं आगे, नोट कर लीजिए इनको। बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं, उसके बाद में हम इसके एप्लीकेशन पे चलते हैं। देखो जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर, फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है वो तो होता है सॉलिड, जबकि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है वो लिक्विड होता है। इसका क्या रीजन होगा? देखिएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड is liquid while पैराहाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड is solid. Why? Explain it. बेटा इस बात को आपको एक्सप्लेन करना कि ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड और पैराहाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड है, इसके अंदर ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड है ये तो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जबकि पैराहाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड है वो सॉलिड फॉर्म में। अब लिक्विड और सॉलिड की प्रॉपर्टीज देखते हैं। जहां पर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन ज्यादा होगा वहां पर लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा? सॉलिड में कन्वर्ट होने लगेगा। देखो मैं इसको सॉल्यूशन से बताता हूं। ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड। तो बेटा ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऑर्थो वाला इंट्रा करते हैं, पैरा वाला आपस में तो कर नहीं सकते, तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। तो यहां पर होगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस। यहां पर कौन सी हो रही है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर हो रही है, तो यहां पर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन नहीं होगा, तो इस कारण यहां पर क्या होगा? मॉलिक्यूलर एसोसिएशन नहीं होगा, एस बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूलर एसोसिएशन डज नॉट टेक प्लेस, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन डज नॉट टेक प्लेस। मॉलिक्यूलर वो आपस में एग्रीगेट नहीं करेंगे, एसोसिएट नहीं होंगे, जिसके कारण उसमें अट्रैक्शन, कंपैरेटिव अट्रैक्शन है। बेटा 2 अट्रैक्शन होते हैं, एक तो वंडरवॉल अट्रैक्शन होता है, एक हाइड्रोजन अट्रैक्शन होता है फिजिकल अट्रैक्शन के अंदर। वंडरवॉल तो सब में लगता ही है ऑलमोस्ट, तो यहां पर हाइड्रोजन नहीं होगा तो वहां पर कौन लगेगा? वंडरवॉल। और वंडरवॉल है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, इसलिए यहां पर क्या होगा? अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, कंपैरेटिव अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल है कौन सा मॉलिक्यूल? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये होता है ना ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ये इंक्रीज होगा, सॉरी डिक्रीज होगा, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन नहीं होगा तो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स डिक्रीज। और मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डिक्रीज होता है तो वहां पर फॉर्म कौन सी होगी उसकी? लिक्विड, इसलिए किस फॉर्म में होता है? लिक्विड स्टेट में। वाइल इन पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, यह आपका पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसको हम देखते हैं। तो ये बेटा ये क्या करता है? ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा इस टाइप से। यहां पर क्या होगा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कौन सा होगा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
टेक प्लेस। और बेटा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वहां पर वॉन रोल के रेस्पेक्ट में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, मॉलिकुलर एसोसिएशन बढ़ जाएगा। तो यहां पर इसके कारण क्या होगा, इस बॉन्डिंग के कारण मॉलिकुलर एसोसिएशन होगा, मॉलिकुलर एसोसिएशन टेक प्लेस। और मॉलिकुलर एसोसिएशन बढ़ेगा तो वहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ जाता है, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। तो इससे क्या होगा, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ये इंक्रीज, मॉलिक्यूल्स और उसके बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। और अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा तो पहले गैस से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। दैट्स व्हाई इट इज सॉलिड। अब देखो नीट एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इज लिक्विड ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताना है, और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इज सॉलिड ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये आएगा, नोट कर लीजिए। एक और बता देता हूं मैं, एक और बता दूं, लिख ले इसको। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, उसके बाद में हम बाकी क्वेश्चन करेंगे इसके एप्लीकेशन में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके एप्लीकेशन के थ्रू करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, क्लोरेल हाइड्रेट, क्लोरेल हाइड्रेट इज स्टेबल, क्लोरेल हाइड्रेट इज स्टेबल। क्लोरेल हाइड्रेट वो स्टेबल होता है जबकि इसके एक कार्बन पे 2 OH प्रेजेंट है। बेटा जनरली क्या होता है, एक कार्बन पे 2 OH आ जाए, 2 या 2 से ज्यादा OH है तो वो स्टेबल नहीं होता, वहां पर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। और हाइड्रोलाइसिस के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया भी था, जैसे CCl4 का हाइड्रोलाइसिस करवाया था, SN1 मैकेनिज्म में फॉस्जीन गैस बनी थी, वहां पर बताया भी था। तो यहां पर लेकिन क्लोरेल हाइड्रेट इज स्टेबल, ये स्टेबल है, वाइल its carbon contains 2 hydroxide 2 OH। Why? फिर भी ऐसा क्यों, इसका रीजन ये भी बेटा मेडिकल में पूछा हुआ क्या सर। तो देखो ये होता है क्लोरेल हाइड्रेट, ये आपका क्लोरेल हाइड्रेट, इस कार्बन पे 2 OH है, वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो जाएंगी, लिख लो। तो यहां पर बेटा क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बच्चों एक बात देखिएगा, अब कई बच्चों के माइंड में कि क्लोरीन तो सर बनाता ही नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर यहां पे क्यों बना लिया। बेटा क्लोरीन जनरल कंडीशन में नहीं बनाता, लेकिन कुछ स्टेबिलिटी के एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाए तो उस कंडीशन में इसकी कंसीडर होती है। वैसे तो नेग्लिजिबल है, लेकिन स्टेबिलिटी का एक्स्ट्रा फैक्टर, और उस एक्स्ट्रा फैक्टर में एक फैक्टर होता है किलेशन। व्हाट इज द मीन ऑफ किलेशन, किलेशन होता है, किलेट वर्ड होता है, किलेट का मतलब होता है साइक्लिक रिंग। जहां पर भी साइक्लिक रिंग बन जाए और उसमें 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग बन रही हो तो वो स्टेबल होती है, 5 और 6 मेंबर रिंग स्टेबल होती है, इस इफेक्ट का नाम होता है किलेशन। तो यहां पर देखोगे आप 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, या नीचे वाली देख लो 1 2 3 4 5, यहां पर कितनी मेंबर रिंग है, 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बन रही है, 5 मेंबर साइक्लिक रिंग। और साइक्लिक रिंग जहां पे बनती है उसको बोल देते हैं किलेशन, और इस इफेक्ट का नाम होता है किलेटिंग इफेक्ट, किलेटिंग इफेक्ट। और जो भी किलेटिंग इफेक्ट होता है उसके कारण अक्सर स्टेबिलिटी आ जाती है, जिसके कारण यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कंसिडरेबल होगा। ठीक है, किलेशन बेटा किलेट वर्ड से आता है, किलेट से आता है, और किलेट का मीन ऑफ किलेट होता है साइक्लिक रिंग। इसका मतलब आप किससे लेते हो, साइक्लिक रिंग से, इसका मतलब लेते हैं साइक्लिक रिंग। तो यहां पर एक साइक्लाइजेशन होता है, साइक्लिक रिंग बनती है जिसके कारण स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और किलेशन में कितने मेंबर रिंग स्टेबल होती है, 5 और 6 मेंबर रिंग स्टेबल होती है। अगर 3 मेंबर या 4 मेंबर है तो वो स्टेबल नहीं है, वहां पर किलेशन कंसिडरेबल नहीं होता। 5 मेंबर एंड 6 मेंबर रिंग आर स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं। ठीक है,
तो बेटा ये क्वेश्चन और करो आपको, क्लोराइल हाइड्रेट है तो क्या ध्यान में रखना है, क्लोरीन ने बॉन्ड क्यों बना लिया, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। क्लोरीन जनरली तो नहीं होता। देखो दो क्वेश्चन है, एक तो यहाँ पर OH दो क्यों प्रेजेंट है, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लोरीन क्यों बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन, जनरली नहीं बनाता, उसका रीजन क्या बताओगे, क्लेश। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर बेटा नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए इसके एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके एप्लीकेशन। देखिएगा एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इसकी क्या एप्लीकेशन होती है, पहला बताने मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्राइड है उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे। फर्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स। और बेटा ये हाइड्राइड है, पी ब्लॉक के हाइड्राइड है, और पी ब्लॉक के हाइड्राइड में ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम जानने पर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होती है, एंड मॉलिक्यूलर वेट और साइज इंक्रीज होने के साथ साथ में वैन डेर वाल्स अट्रैक्शन बढ़ता है। ठीक है, वैन डेर वाल्स फोर्स पढ़ा है वहां पे, ये बताया भी था कि मॉलिक्यूलर वेट और साइज इंक्रीज होने के साथ साथ में वैन डेर वाल्स अट्रैक्शन बढ़ता है, और वैन डेर वाल्स अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी जनरली इंक्रीज होंगे। लेकिन वैन डेर वाल्स की कंपेरिजन में हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। इसलिए बेटा मैं आपको बता रहा हूं, अगर नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन फैमिली हो, ऑक्सीजन हो या फिर हेलोजन हो, तो उनमें या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन हो, इनके केस में देखोगे तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली अदर जो हाइड्राइड है उसकी कंपैरिजन में ज्यादा मिलता है। क्या ऑर्डर आता है उसको पढ़ना। देखिए मैं बता रहा हूं, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, इसी के लिए हाइड्राइड्स के लिए ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, on moving top to bottom in p block hydrates, on moving top to bottom in p block hydrates, p block hydrates में top to bottom जानने पर on moving top to bottom in p block hydrates molecular weight and size are increased। क्या बताएं, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन पी ब्लॉक हाइड्राइड्स मॉलिक्यूलर वेट एंड साइज आर इंक्रीज। दैट्स वाई वैन डेर वाल्स अट्रैक्शन इज इंक्रीज्ड। वैन डेर वाल्स अट्रैक्शन इंक्रीज होगा जिससे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। हेंस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस। तो बेटा टॉप टू बॉटम जानने पे, पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स की बात करें, टॉप टू बॉटम जानने पर मॉलिक्यूलर वेट और साइज इंक्रीज होती है। मॉलिक्यूलर वेट और साइज इंक्रीज होने के साथ साथ में आप देखते हो वैन डेर वाल्स अट्रैक्शन वो बढ़ जाएगा। वैन डेर वाल्स अट्रैक्शन बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाते हैं। देखो एग्जांपल से बता रहा हूं, जैसे मैं कार्बन फैमिली के हाइड्राइड ले रहा हूं, ये होता है ना काशी गए शंकर प्रभु, ये ले लिया मान लो, या लेड वाला छोड़ देते ना, इसी को ले लेते। ठीक है, उसमें इनर्ट इफेक्ट वगैरह भी लगते हैं, इसलिए मैं इनको ले रहा हूं। तो इधर से इधर गए हम, टॉप टू बॉटम गए, ये कहां से जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हुआ है, टॉप टू बॉटम गई तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो गया, साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट ये इंक्रीज हुआ। साइज और मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने के साथ साथ में वैन डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ेगा। वैन डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज, और वैन डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होने पे इस साइड में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बढ़ते हैं। ये होगा, यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर होगा।
यहां पर कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप ऐसा तो कुछ है नहीं, तो यहां पर ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए इसको। लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इन केस ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज्ड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। और हाइड्रोजन बॉन्ड और वान डेर वाल्स में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है, बता देता हूं। बट इन हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, melting point and boiling point is observed more than other hydrides, of same group। लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में देखोगे तो इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व मोर देन अदर हाइड्राइड्स ऑफ सेम ग्रुप। जनरली ऐसा है, थोड़ा बहुत चेंज भी आता है, जनरली बोल रहा हूं कि जनरली ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि आपको ये पता नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, ये क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड है ड्यू टू एच बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वॉन डेर वाल्स बॉन्ड से ज्यादा होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर ऑर्डर बताते हैं इसको। चलो मैं ऑर्डर भी बता ही देता हूं साथ में, लिख लिया इसको। अब आते हैं इसके ऑर्डर पे। इसके ऑर्डर पे बात करते हैं। ऑर्डर पे बात करेंगे। देखो क्या ऑर्डर आता है इसका, नाइट्रोजन वाले की बात करें, ये होता नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। विस्मित का छोड़ देते, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि इधर से इधर जाने पे मॉलिक्यूलर वेट है वो बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट एंड साइज बहुत इंक्रीज। मॉलिक्यूलर वेट और साइज बढ़ने के साथ साथ में वान डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, वान डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स है ये बढ़ रहा है, और वान डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी जनरली बढ़ेगा, ये होना चाहिए। लेकिन हम यहां पे ये जानते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आप देखते हैं कि इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। और यहां पे देखोगे अमोनिया है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेक करोगे तो इसकी यहां तक आता है, हालांकि इससे कम होगा, SbH3 है, इससे कम मिलेगा, इसमें बहुत ज्यादा वान डेर वाल्स अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो यहां पर जो ऑर्डर होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो सेम ही होगा, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है इसके लिए ये वाला होगा, PS3, उसके बाद में ASH3, फिर अमोनिया आता है, फिर SbH3 आता है, ठीक है। ऐसी ऑक्सीजन फैमिली के लिए बात कर रहे हैं, ये तो नाइट्रोजन फैमिली का होगा एग्जांपल। दूसरा ऑक्सीजन फैमिली है, इसके हाइड्राइड्स के अंदर देखते हैं कि ऑक्सीजन फैमिली इसके हाइड्राइड्स का क्या ऑर्डर आता है। तो ऑक्सीजन फैमिली है ये वाला होगा, ओ सलमा सिलेंगे तेरी पॉकेट, पोलोनियम इसको छोड़ देते हैं, रेडियो एक्टिव। तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर देखोगे तो इसका बेटा सबसे ज्यादा मिलेगा, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो यहां पे जो ऑर्डर होगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका ये ऑर्डर होगा। हालांकि ये ऑर्डर नहीं पूछे गए आज तक मेडिकल में, आपको रीजन पूछे गए कि जनरली इसके ज्यादा क्यों मिलते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कार्बन CH4 है वो भी हाइड्राइड है, लेकिन उसका कम क्यों बाकी से, क्योंकि वहां पर वान डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स इफेक्टिव होता है,
CH4 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है, जबकि यहाँ पर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। देखो हेलोजन वाले का और बताते हैं, हेलोजन का और बता देता हूं। देखिए हेलोजन की बात करें, जैसे HF, HCl, HBr, HI, इसके लिए बेटा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बता रहा हूं। बॉइलिंग पॉइंट पे ये सबसे ज्यादा मिलेगा, इधर वॉन डेर वाल अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ये तो आप जानते हैं ऊपर लिखा हुआ। तो यहां पे ऑर्डर देखोगे तो ये ऑर्डर होता है HCl, फिर आता है HBr, फिर आता है HI, और सबसे ज्यादा किसमें होता है HF, किसका, बॉइलिंग पॉइंट पे। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो बेटा इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो HI से कम होता है। पॉइंट है, रिमेंबर करना है, याद करना है। हालांकि ऐसा पूछा नहीं जाता, आपको तो रीजन पूछा जाता है कि HF का बाकी से ज्यादा क्यों हो जाता है या जनरली इंक्रीज क्यों हो जाता है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट और साइज है वो बाकी का मॉलिक्यूलर वेट और साइज है वो रिमेनिंग की ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे कौन ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, हाइड्रोजन। तो क्या होगा, HCl, HBr, और यहाँ पे ये HF आता है, फिर क्या आता है HI। ठीक है, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, इनके हाइड्राइड्स है, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उसके ग्रुप के दूसरे से ज्यादा होता है, क्योंकि बाकी में तो वॉन डेर वाल अट्रैक्शन होता है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एंड वी नो दैट हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन वॉन डेर वाल बॉन्ड। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं डेंसिटी ऑफ आइस। लिखो डेंसिटी ऑफ आइस। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ आइस। देखो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, डेंसिटी ऑफ आइस। सेकेंड एप्लीकेशन है डेंसिटी ऑफ आइस। आइस की डेंसिटी देखो बेटा, आइस की बात करें और वाटर की बात करें तो आइस की डेंसिटी है वो वाटर से कम होती है, इसलिए आइस होती है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। ठीक है, क्यों होती है उस सब का रीजन पढ़ में। डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस is less than water, density of ice is less than water, that's why ice can float, ice can float on the surface of water। आइस और वाटर के अंदर आप देखते हो तो आइस है उसकी डेंसिटी है वो वाटर से कम होती है, इसलिए आइस है वो वाटर की सरफेस पे इजीली फ्लोट कर लेती है, ये हम देखते भी। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, देखो आइस में क्या होता है, आइस की स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये होती है आइस, इधर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वाटर मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और देखो जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे होती है। तो यहां पर बेटा जब इसके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जिसमें बीच में स्पेस क्या रहता है, खाली। ये होता है, इसके अंदर क्या बनती है, ओपन केज। केज होता है ना पिंजरा, खुला हुआ पिंजरा, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बनती है। ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर है जिससे इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, मास तो उतना ही रहेगा उसका। देखो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास तो इसका सेम है, मास तो सेम है, लेकिन ड्यू टू ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण इसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी। इसलिए बेटा डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, इसलिए वाटर की कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी कम होती है, जबकि वाटर में ओपन केज स्ट्रक्चर नहीं होती। वाटर में तो इस टाइप से प्रेजेंट होता है, जब वो लिक्विड फॉर्म में आता है तो इस टाइप से प्रेजेंट है, एक वाटर मॉलिक्यूल है वो इस टाइप से रहता है। ठीक है, ये होता है, ये किसके अंदर है, इन वाटर,
इन लिक्विड वाटर, वाटर के अंदर ऐसा है, ठीक है। यहां पर वेकेंट स्पेस नहीं है, जबकि यहां पर क्या होगा, बीच में क्या आ जाएगा, वेकेंट स्पेस। और वेकेंट स्पेस आने के कारण ड्यू टू ओपन कैज लाइक स्ट्रक्चर यहां पर वेकेंट स्पेस आएगा, और वेकेंट स्पेस आने के कारण इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम इसका इंक्रीज होगा, और ज्यादा वॉल्यूम होने के कारण डेंसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका बढ़ गया तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज। अब देखो एक चीज और पूछिए आपकी, एक वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, बाकी कितने बॉन्ड होते हैं सब मैं डिटेल में बता रहा हूं, देखिएगा। आइस के अंदर देखते हैं तो ये वाला ऑक्सीजन है, ये कौन सी स्ट्रक्चर में, टेट्राहेड्रल ऑक्सीजन स्ट्रक्चर में। ये वाला बेटा वाटर वाले को मैं थोड़ा सा अलग से सेपरेट करके लिख देता हूं, इधर मैं आइस की बात कर रहा हूं, ठीक है। आइस के अंदर और भी पॉइंट्स मेरे को डिस्कस करने, कि मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर की 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, कैसे क्या होता है वो भी बताऊंगा। तो यहां पर बेटा हम बात कर रहे हैं, यहां पे ओपन कैज लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके कारण वेकेंट स्पेस आएगा, जिससे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने के कारण डेंसिटी डिक्रीज होगी। यहां पर देखो, यहां पर ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, वो कौन से होंगे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में रहेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहेगा, जिसके अंदर 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर 2 तो क्या होंगे, कोवलेंट बॉन्ड, और 2 क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। टोटल यहां पर 4 बॉन्ड बनते हैं, ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाता है, जिसके अंदर 2 तो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, 2 कोवलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये वाले हाइड्रोजन, ब्लू वाले जो हाइड्रोजन दिखा रखे, ये तो कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड, और ये डॉटेड ब्लैक वाला कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। 2 तो कोवलेंट बॉन्ड है, और यहां पर 2 ही क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 कोवलेंट बॉन्ड एंड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है, ये होता है। साथ में एक और बता देते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, किसके अंदर, आइस में। 1 वाटर मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड किसके अंदर, इन वाटर, इन आइस। देखो मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, 4। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल आपने ले लिया मान लो, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर वाला ऑक्सीजन इधर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, दोनों लोन पेयर है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, इसके 2 ये हो गए हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आइस में एक वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड इससे सराउंड रहता है, ठीक है। तो बेटा आपको ये बताइए कि डेंसिटी की डिस्कस करें हम, तो डेंसिटी वाटर और आइस में किसकी ज्यादा होती है, वाटर की डेंसिटी आइस से ज्यादा होती है ड्यू टू ओपन कैज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहां पर वेकेंट स्पेस होगा केज स्ट्रक्चर के कारण, जिससे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जिससे डेंसिटी डिक्रीज होगी, इसलिए वाटर की सरफेस पे फ्लोट कर सकते हैं, और ये वाला वाटर में प्रेजेंट हो, ठीक है। और यहां पर एक ऑक्सीजन है, वो टेट्राहेड्रली 4 बॉन्ड से जुड़ा रहता है, जिसमें 2 तो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, 2 हाइड्रोजन। ये सब पूछे हुए क्या सन है। साथ में बता देखते हैं कि एक H2O मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, 4 इन आइस, नोट कर लीजिए इसको। अब एक चीज और बता देता हूं, यहां पर वाटर इसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। वाई, क्या हुआ है ऐसा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम डेंसिटी, इसको नोट कर लीजिए, मिटा दें। देखो मैं बता रहा हूं, ये ओपन कैज लाइक स्ट्रक्चर, ये आपकी कौन सी स्ट्रक्चर है, ओपन कैज स्ट्रक्चर, ओपन कैज स्ट्रक्चर। अब देखिए यहां पे ओपन कैज स्ट्रक्चर, अब मैं यहां पे ये बोल रहा हूं मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर कहां पर होती है, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहां पर वाटर उसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है। देखो क्या हुआ यहां पर, ऐसा क्यों हुआ, आइस है, आइस कहां पे होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता हूं, फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से फिर आगे हाई टेम्परेचर पे जाता हूं।
जब मैं आइस से 4 डिग्री, आइस कहां पर होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे लेस पे, तो मैंने जैसे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने पे केज लाइक स्ट्रक्चर ये ब्रेक होंगी, और केज लाइक स्ट्रक्चर ब्रेक होंगी तो वॉल्यूम इसका कम होगा, वॉल्यूम कम होने पे डेंसिटी बढ़ेगी। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑल केज स्ट्रक्चर्स आर ब्रोकन, सारी केज स्ट्रक्चर टूट जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका रीजन बता रहा हूं मैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने पर केज स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर आर ब्रोकन। ठीक है, केज लाइक स्ट्रक्चर ब्रोकन होंगी तो इससे क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज। केज लाइक स्ट्रक्चर के कारण ही तो वैकेंट स्पेस आ रहा था, और वैकेंट स्पेस आने के कारण वॉल्यूम ज्यादा, तो वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण डेंसिटी कम थी। तो केज स्ट्रक्चर आर ब्रोकन, जिससे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम डिक्रीज होने से डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपसे पूछा था कि आइस से जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जाते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ये डेंसिटी किसके कारण इंक्रीज हो रही है, ये डेंसिटी यहां पे किसके कारण इंक्रीज हो रही है, केज लाइक स्ट्रक्चर टूटने के कारण। और मैक्सिमम कहां पे मिलती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और इसके अंदर ऑल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि यहां पर ऑल केज स्ट्रक्चर्स आर ब्रोकन, ऑल केज स्ट्रक्चर आर ब्रोकन। सभी केज स्ट्रक्चर ना वो ब्रेक हो जाती है। 4 डिग्री के बाद में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो फिर यहां पे डेंसिटी डिक्रीज होती है। क्यों होती है, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में आप देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे यहां पे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वाटर उसका वेपोराइजेशन होता है, वाटर इसका वेपोराइजेशन बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपोराइजेशन बढ़ेगा 4 डिग्री के बाद में, और वेपोराइजेशन बढ़ने पर क्या होगा, लिक्विड किस में जा रहा है, गैस में, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज, वॉल्यूम फिर से इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होने पर डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो बेटा क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताइए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम क्यों है। 0 से 4 के बीच में गई तो टेम्परेचर बढ़ाने पे केज स्ट्रक्चर ब्रेक होती है, और केज स्ट्रक्चर ब्रेक होंगी, और 4 डिग्री पे सारी केज टूट जाती हैं, जिसके कारण केज टूटने से ये वैकेंट स्पेस है वो कम होगा, जिससे डेंसिटी बढ़ जाएगी। वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी बढ़ती है। 4 के बाद में टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो वहां पर वेपोराइजेशन स्टार्ट होने लगता है 4 डिग्री के बाद में, इसलिए वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी डिक्रीज होगी। क्लियर हुआ। तो ये सेकंड एप्लीकेशन था, उसके बाद में पढ़ते हैं फिजिकल स्टेट, नोट कीजिएगा इसको। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी। बेटा वो मॉलिक्यूल वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं जो वाटर के साथ में H बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर, सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर। सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर के अंदर हम देखते हैं दोज मॉलिक्यूल्स आर सॉल्युबल इन वाटर विच फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। देखेंगे नेक्स्ट कितने नंबर है, वो नंबर बेटा अपने से डाल लेना, शायद 4 नंबर होगा। दोज मॉलिक्यूल्स आर सॉल्युबल, दोज मॉलिक्यूल्स आर सॉल्युबल इन वाटर which form हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। ये कह सकते हैं हम, जो वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एल्कोहल है वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फिर भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर जनरली सॉल्युबल होते हैं। तो यहां पर एल्कोहल फिर भी वाटर में सॉल्युबल होता है, एल्कोहल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और वाटर के अंदर सॉल्युबल है, क्यों, ड्यू टू H बॉन्डिंग। तो आपको ये कहा जाए, अरे ये तो पता ना एल्कोहल, आपने लोगों को दारू पीते हुए देखा होगा, वाइन के अंदर क्या होता है एल्कोहल, उसके अंदर वाटर मिलाते हैं तो मिक्स हो जाती है आपस में, ठीक है, यानी वो सॉल्युबल होती है। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग
एल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर, एल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर, एल्कोहल होता है वाटर के अंदर, सॉल्युबल होता है, ये होता है ना एच बॉन्डिंग के काम, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं, थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन करवाते हैं जो मेडिकल में पूछे भी गए। जैसे मैंने लिखा KHF2 इज स्टेबल या एग्जिस्ट इन नेचर, बट KHCl2, KHBr2 etc. डज नॉट एग्जिस्ट। आपको ये बतानी है KHF2 है, ये तो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन KHCl2, KHBr2 एग्जिस्ट नहीं करते। देखो क्यों करता है ऐसा, यहां पर ये होता है, ये K प्लस F माइनस और ये होता है HF। तो यहां पर तो आप KCl तो होता ही वैसे ये KF तो हो ही जाएगा। यहां पर कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड, यहां पे होता है आयनिक बॉन्ड। और बेटा यहां पे हम बात करते हैं तो ये वाला कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो स्टेबल है ये दोनों ही बॉन्ड, जबकि इसके अंदर आपको ये पता है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता, इसलिए वाले नेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये लिख लेना KHF2 में K प्लस F माइनस है, इसके बीच में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड, और F नेगेटिव और HF में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए क्या होगा, नेचर में एग्जिस्ट करेंगे, स्टेबल बॉन्ड है। जबकि ये वाला क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, और बताते हैं, जैसे बेटा ग्लाइकोल है, ग्लिसरॉल है, वाटर है, इसकी विस्कोसिटी की बात करें, विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको नोट कर लीजिए, फिर लिखते हैं विस्कोसिटी। क्योंकि बेटा जिसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, उसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। इसी के अंदर पॉइंट बना के लिख लेना, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ H बॉन्ड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। विस्कोसिटी है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, चलो मैं दूसरा पेन लेता हूं, स्पेलिंग गलत लिखी गई। ग्लिसरॉल या ग्लाइसरॉल बोल देते हैं इसको, ग्लाइकोल, वाटर और एल्कोहल। इसके अंदर आप देखते हैं विस्कोसिटी, ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी। तो बेटा यहां पर हम देखते हैं ये आपका जो ग्लिसरॉल है, ये होता है ग्लिसरॉल में, मैं बना देता हूं इसको, ये OH OH और ये OH, CH2 CH2 CH2, ये होता है। ठीक है, कितने H बॉन्ड बनाएगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्लाइकोल, ये होता है ग्लाइकोल, ग्लाइकोल क्या करता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। वाटर में जानते हो आप, एल्कोहल है, इसको जानते हैं, 1-1 बॉन्ड होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, वाटर के अंदर, आइस की बात नहीं कर रहे, तो यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, तो वहां पर विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। तो ये ऑर्डर होगा विस्कोसिटी का, और एल्कोहल, इट मींस विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, साथ साथ में जितनी ज्यादा साथ में इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है और साथ में इसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा है, तो वान डेर वाल अट्रैक्शन भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है बेटा, और मैं बता देता हूं कि जैसे ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज सॉलिड होता है, किसके कारण सॉलिड होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी लिख देता हूं, कुछ पॉइंट्स और बता देता हूं।
ग्लूकोज इज सॉलिड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये सॉलिड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट देखो, ग्लूकोज इज सॉलिड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बात करते हैं इसकी, जैसे मैं ये बोल देता हूं कि सेकेंडरी प्रोटीन है, उसकी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर स्टेबल होती है ड्यू टू एच बॉन्डिंग। जो ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर बनते हैं उसमें भी कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या सेकेंडरी प्रोटीन इज स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन इज स्टेबल ड्यू टू एच बॉन्ड। एच बॉन्ड के कारण इसकी स्टेबिलिटी आती है। क्लियर हो गया। ऐसे बेटा डीएनए के डबल स्टैंड, जो डीएनए होता है उसके जो स्टैंड होते हैं वो कनेक्टेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। स्टैंड ऑफ डीएनए, स्टैंड ऑफ डीएनए आर कनेक्टेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसके कारण कनेक्ट होता है। इसको नोट कर लीजिए। और भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल और बताएंगे। जैसे एक और मैं बता देता हूं, यहां पर HF लिक्विड है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन आता है कि कैसे स्ट्रक्चर होती है लिक्विड HF। नोट कर लीजिए इसको। और भी बताएंगे ब्लू विट्रोल, इसमें कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इन सबको डिटेल में देखना है। नोट कर लीजिए इसको, मिटा दे इसको, लिख लिया। मिटा दे। देखो लिक्विड HF की क्या स्ट्रक्चर होती है, सॉलिड HF की क्या स्ट्रक्चर होती है। लिक्विड HF, इससे पहले जो हमने स्टार्टिंग में देखा था ना HF, वो लिक्विड HF था। वहां पे मैंने शायद गलती से सॉलिड बोल दिया था, ऐसे माइंड में कुछ आ रहा है, ध्यान दे लेना। यहां पे मैं पूरा बता देता हूं। लिक्विड HF ये होता है, ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। लेकिन आप बात करोगे सॉलिड HF की, सॉलिड HF ये प्रेजेंट होता है जिगजैग स्ट्रक्चर। सॉलिड HF किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिगजैग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। देखो ऐसे, अब कौन सी जिगजैग फॉर्म होगी ये देखना। ऐसे बना रहे हैं, ऐसे बॉन्ड, इस टाइप से बना रहे हैं। फिर बना देता हूं मैं, और बना देता हूं इसका, ये वाली जिगजैग स्ट्रक्चर। और फ्लोरीन है इसके पास में, हम जानते हैं कि फ्लोरीन के पास में कितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। फ्लोरीन है उसके पास में फ्लोरीन उसके पास में 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ये आप जानते हो। अब देखो आगे, देखो एक तो स्ट्रक्चर मैंने ये बना दिया, एक और स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं सॉलिड के लिए। जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई, एक तो ये स्ट्रक्चर होगी, दूसरी स्ट्रक्चर मैं इधर बना रहा हूं। देखिएगा मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई FH, ऐसे बनाई, फिर ऐसे F और H, फिर F और H। ठीक है, इधर और बनती जाएगी। यहां पे और बना देता हूं, F फिर H। कौन सी स्ट्रक्चर सही है, मोर स्टेबल कौन सी होगी? तो बेटा ये वाली मोर स्टेबल होगी, ये वाली स्ट्रक्चर गलत है। क्यों होगी? क्योंकि यहां पर इन फ्लोरीन के बीच में
डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम लगने पे रिपल्सन बढ़ जाएगा, जबकि यहाँ पर डिस्टेंस क्या कंपेरेटिव ज्यादा। यहाँ पे क्या होगा, लोन पे रिपल्सन। तो आपसे पूछा ये वाली स्ट्रक्चर गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस है इसके बीच में, डिस्टेंस कम है, और इसमें क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगी तो रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ये बहुत बार पूछा जा चुका। कौन सा, तो जहां पर भी फ्लोरीन मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, यहां पे देखो दोनों के फ्लोरीन पास पास में आ गए, ये वाला फ्लोरीन तीसरे वाले एटम के फ्लोरीन के पास में आ रहा है, यहां पर तो सेकंड के ही पास में आ गए, तो डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, मिटा दे, देखो और बताते हैं आपको। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे बात करें बेटा ब्लू विट्रोल की। ब्लू विट्रोल क्या होता है, ब्लू विट्रोल, इसमें बेटा कितने टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये होता है CuSO4.5S2, और इसकी जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इस टाइप के स्ट्रक्चर में आता है। ये बेटा 12th की चीज, अगर 11th के बच्चे हो तो थोड़ा सा इसको याद रख लेना। 12th वाले तो समझते हैं कि कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 के अंदर वनर बोलता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे वाटर ऐसे, 4 तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाते हैं ऐसे। फोर ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। एक वाटर वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं ऐसे, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, साथ में प्रेजेंट होगा यहाँ पे +2 चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है, और सल्फेट क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव और नेगेटिव। यहां पे मैं इसी के साथ में दिखा देता हूं, यहां पर रियल में ये बॉन्ड इसके पूरे कॉम्प्लेक्स के साथ में होता है, जो कौन सा बॉन्ड है, आयनिक। तो यहां पे कौन कौन से बॉन्ड बन गए, ये वाले बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट, ये बॉन्ड हो गया कोऑर्डिनेट। यहां पर ये वाला बॉन्ड कौन सा हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड, और सल्फेट कौन से बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। और साथ में वाटर अकेला है, ये और H, यहां पर कौन सा बॉन्ड होगा, कोवलेंट। तो आपसे ये पूछा जाए कि कौन कौन से बॉन्ड यहां पे प्रेजेंट है ब्लू विट्रोल में, तो इसमें प्रेजेंट जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O, इसमें और H के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। ऑक्सीजन कॉपर के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड है, ये क्रिस्टलाइन वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड है, और ये वाला सल्फेट इससे आयनिक बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो 4 टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है इसके अंदर, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। और भी बेटा इस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूरिया है वो सॉलिड क्यों होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ऐसा होता है। साथ में ये बोल देते हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एंड P4O10, P4O10। इसकी अगर बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी। ये किसके कारण है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी। ठीक है, इसलिए बेटा एक चीज और बता देता हूं मैं, कंसंट्रेट H2SO4 है, इसको जब डाइल्यूट करते हैं तो इसको वाटर, इसमें वाटर नहीं मिलाते, डाइल्यूट करते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, उसमें वाटर मिला देते हैं, लेकिन यहां पर वाटर ऐड नहीं करते, क्योंकि वाटर लविंग स्पीसीज है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है। तो जैसे नीचे आपके पास में वाटर, ऊपर से आपने पानी डाला तो पानी की तरफ माइग्रेट कर जाएगा, अगर आप ऊपर से डाल रहे हो तो एसिड ऊपर की तरफ आएगा, तो आपके चेहरे पे भी गिर सकता है, आपका सुंदर चेहरा खराब भी हो सकता है ना। इसलिए पहले वाटर लेंगे, उसके अंदर धीरे धीरे जो इसकी वॉल के सारे H2SO4 मिलाते हैं, ताकि वाटर है उसी के साइड में जाए। ठीक है, हाइड्रोजन प्रोक्साइड वाटर, इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं ये और बता देता हूं आपको, कितने H बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। चलो इसको नोट कर लो, फिर लिखवा देता हूं। नोट कर लिया, अब देखो आगे। आगे बात करते हैं इसकी।
कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है इस बात की। जैसे बात करें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है। देखो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इधर से 1, इधर से 2, इधर से 3, 4, 5, 6, तो क्या होगा 6 हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीजन में और वाटर में मैक्सिमम कितने बनते हैं 4, H2O। कितने H बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इधर H बॉन्ड बनेगा, ये बनाएगा। नंबर ऑफ H बॉन्ड 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर बात करते हैं HF, तो HF में कितना बनता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा HF। इसका फ्लोरीन एक ही बनाता है 2। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, ये तो क्या होगी अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो यहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा HF की होती है, फिर वाटर के अंदर आता है, फिर किसकी आती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। एक चीज और आती है इसका बॉइलिंग पॉइंट, चलो एक और बता देता हूं। इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये तो लगभग आप जानते हो कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और HF लिक्विड होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आप देखते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग आपको मिलता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा क्यों हुआ, जबकि बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसकी ज्यादा होती है वहां पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। लेकिन बेटा यहाँ पर 2 ही बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं 4, तो नंबर ऑफ H बॉन्ड ज्यादा बनने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू मोर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू मोर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके अमाउंट ज्यादा होने के कारण ऐसा हुआ, ठीक है। नोट कर लो इसको भी। साथ में और बता देते हैं बोरिक एसिड होता है, वो भी बेटा एक स्ट्रक्चर बनाता है। ये मान लो कि एक लेयर स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको मैं पी ब्लॉक में नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा। चलो उसमें भी क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, चलो वहां पे बताऊंगा कि 4 बॉन्ड बनते हैं बोरिक एसिड के अंदर। एक और चीज बता देते हैं कि एसिडिक एसिड और आप बेंजोइक एसिड है, इसको अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालते हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक और लिखवा देता हूं मैं, इसको नोट कर लिया। चलो एक स्टेटमेंट और लिखवा देता हूं। क्वेश्चन करवाता हूं या स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देता हूं, और फिर इसके बाद में बेटा एक क्वेश्चन और करवाता हूं, उसके बाद में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने बचा के रखा है, ठीक है। देखो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड फॉर्म डाइमर in organic solvent, in organic solvent like benzene. Acetic acid and benzoic acid form dimer in organic solvent like benzene due to किसके कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक क्वेश्चन आता है इससे। तो देखो ये होता है एसिटिक एसिड C+OH, CH3 C+OH। तो यहां पर बेटा इसके बीच में डाइमर बन गया, 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। डाइमर क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ेंगे, तो यहां पे क्या बन गया डाइमर, और वो डाइमर किसके कारण बन रहा है ड्यू टू H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे बेंजोइक एसिड है बेटा वाटर के अंदर नहीं बनेगा, वाटर में क्या होगा एसिड होगा, आयनाइज हो जाएगा, H+ देगा, ठीक है। ऐसे बेंजोइक एसिड है,
ये हो गया। ऐसे दूसरे का आएगा, COOH होता है ना, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये क्या बना लेते हैं? डाइमर। तो डाइमर फॉर्मेशन का रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको नोट कर लीजिए। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं जिसके बेसिस पे आपको ये बताना होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा है। नेक्स्ट लिखिए, राइट द ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ है, उसका ऑर्डर बताना है। राइट द ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। एक एक करवा रहा हूं मैं, देखो FH, ये पहले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। फिर सेकंड है यहां पर OH, और ये किससे जुड़ा? ऑक्सीजन से। फिर NH है, वो किससे जुड़ा है? N से। ऑर्डर बताओ, इसको तो बता दो। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये ऑर्डर हो गया, कोई डाउट नहीं। दूसरा देखो, FH, FH, F नेगेटिव। इनमें बताओ बेटा, यहां पर देखो कि पार्शियल पॉजिटिव होगा, यहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, FH ही है इधर भी। यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहां पर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहां पर क्या होगा? कंप्लीट चार्ज। और कंप्लीट होगा तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बढ़ जाता है। यहां पर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ने के साथ साथ में क्या होगा? देखो वॉन डेर वाल में भी मैंने आपको बताया था, एक तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो, आयन डाइपोल अट्रैक्शन हो। तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन इज मोर स्ट्रॉन्ग देन डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ये बताया हुआ, जहां पर बॉन्ड का कैटेगराइजेशन किया तो वहां पर बताया था आपको डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन और आयन डाइपोल अट्रैक्शन में आयन डाइपोल अट्रैक्शन इज मोर डोमिनेंट देन डाइपोल डाइपोल। तो यहां पर तो डाइपोल डाइपोल होगा, यहां पर आयन डाइपोल है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ये ठीक है, ये बताई हुई चीज। अब जो बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन, उसमें मैंने ये लिखा, एक तो FH, ये आपका कंपाउंड है A। दूसरा FH, यहां पर ऑक्सीजन, ये हो गया B, ठीक है। थर्ड मैंने यहां पर लिखा OH और F, ये हो गया C, और OH एंड O, ये कौन सा होगा? D। ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X। देखो मैं पूरा बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे जैसे मैंने यहां पे ये होता है XH, और यहां पे कोई एटम जुड़ा Y, वो सेम भी हो सकता है और वो अलग भी हो सकता है। ये होता है पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल HX। चलो मैं HX ही लिखता हूं, ये दे रखा है। हालांकि वो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में बनाएगा, कंफ्यूज होगे तो मैं ये लिख देता हूं, पार्शियल नेगेटिव, और ये क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव, ये क्या? पार्शियल नेगेटिव। तो यहां पर बेटा H बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये कंडीशन जहां पर दे रखी है, वहां पर H बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। जहां पर हाइड्रोजन, यहां पर देखो ये F की ऐसे, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बहुत ध्यान है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ Y। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा, बहुत सी बुक्स में गलत दे रखा है, ये सही, ये वाला सही है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो समझना, क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा मैं आपको। बच्चे कई क्या करते हैं, मैंने देखता है बुक्स में कि सर वो गलत दे रखा था ऑर्डर, तो ऑप्शन करेक्ट कर लेते हैं अपने से कैंसिल करके। ऐसा नहीं है, वो जो ऑप्शन दिया होता है वो सही है इस टाइप का। ये सबसे पहले मैं ये बता रहा हूं, ये एप्लीकेबल कब होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो X के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और Y के इनवर्सली, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली और इसके इनवर्स है। और ये एप्लीकेबल कब होता है? व्हेन X इज सेम, व्हेन X इज सेम, जहां पर X सेम है होगा उसमें। जैसे इन दोनों के अंदर मैं बात करूं, यहां पर फ्लोरीन है, यहां पे फ्लोरीन है, तो इनमें होगा, इनमें होगा, इसको इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, इन दोनों में एप्लीकेबल होगा ये।
तो सबसे पहला फैक्टर क्या होगा, अक्स की एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर फ्लोरीन, यहां पे फ्लोरीन, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कंपैरिजन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो पहले कौन से आएंगे, फ्लोरीन वाले। तो पहले तो ये आएंगे ए और बी। अब इसमें देखो ए और बी में ए आएगा पहले, अब बी, तो यहां पर एफ एफ, ये तो सेम है। फिर सेकंड देखो, सेकंड जो बॉन्ड बना रहे हैं, यहां पर फ्लोरीन है, यहां पे ऑक्सीजन है, तो यहां पर अब साइज देखोगे किसकी साइज ज्यादा होती है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहां पे ये लग जाएगा, तो क्या ऑर्डर होगा, बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन है, एक्स सेम होना चाहिए, वेयर एक्स इज सेम तभी अप्लाई है। इसमें अप्लाई नहीं है, इन दोनों में अप्लाई होगा, इन दोनों में अप्लाई होगा। तो यहां पर देखोगे बेटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये सेम है। अब क्या देखोगे, सेकंड वाला जो EN वाला एटम है उसकी साइज ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो यहां पर फिर कौन सा आएगा, डी, फिर कौन सा आएगा, सी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इस टाइप से दे रखे हो आपको, अलग अलग EN वाले हैं, तब तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब दो की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, उसके बाद में हम थर्ड वाले एटम को देखेंगे ऐसे, उसकी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये थी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई। आपकी केमिकल बॉन्डिंग है वो कंप्लीट होगी बेटा, कुछ भी पॉइंट मैंने मिस नहीं किया। ब्लॉक केमिस्ट्री के भी मैक्सिमम पॉइंट्स है उसको यहाँ पे मैंने कवर करने की कोशिश की है। उसके बाद में ब्लॉक केमिस्ट्री भी हम पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बचे होंगे तो वहां पे मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग आपकी कंप्लीट होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। और ये मान लो कि ये केमिस्ट्री की जान है, ये मान लो अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग आ गई तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी ये मान लो कि 70% कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो बेटा मन लगा के पढ़ाई करते रहिएगा, जो भी आपको चैप्टर करवाया उसके नोट्स बनाइएगा। अगर आपने नहीं बनाए तो फिर से आप, मैं बोल रहा हूं कि इस वाले चैप्टर के नोट्स आपको बनाने ही, और जो भी आपके पास में सीट है या कुछ भी बुक्स है उसको सॉल्व करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।